सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की ही तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, मैं बहुत खुश हूं। खुश इसलिए हूं क्योंकि पिछले 5-4 दिनों में जब से राजस्थान अध्ययन शुरू किया तब से आप लोग इतना प्यार दर्शा रहे हैं मेरे प्रति कि मुझे मेहनत करने के लिए और प्रेरणा मिल रही है। मैं और मोटिव हो जाता हूं, ठीक है, कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। जब भी मैं सोचता हूं कि हाँ यार कितने बच्चे लाइव देखते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि शुरू के अंदर 1000, 5000, 10,000 किसी के नहीं होते। शुरुआत एक से ही करनी पड़ती है। एक से अपन ने शुरुआत कर ली है। आप लोग अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। फटाफट से एक बार और शेयर कर दीजिए। कोई टारगेट में बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन आप जितना अधिक हो सके उतने लोग लाइव आया करें, है ना, ताकि लाइव से मुझे हौसला मिलता है कि इतने बच्चे मुझे अब सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। और आज जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इस अकेले टॉपिक से ही हो सकता है 4-5 प्रश्न आ जाएं, तो इसको स्किप ना करें, अंत तक बने रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा तभी आनंद आने वाला है, अन्यथा नहीं। टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जैसा कि ये पृष्ठभूमि बनाई गई है लेसन की, कि पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन देखते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। यहां पे ये भौतिक प्रदेश पढ़े अपन इससे पहले, कि आज जैसा अपन देख रहे हैं वैसा पहले कतई नहीं था भाई साहब। पहले पूरा का पूरा विश्व एक बड़े सारे स्थल भाग में था, ऐसे था। और इस स्थल भाग को नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर भाई साहब जल राशि थी। इसके चारों ओर एक जल राशि थी और इस जल राशि का नाम था पेंथालासा। जल राशि का क्या नाम था? पेंथालासा। यानी स्थल भाग बड़ा सारा था, इसका नाम था पेंजिया। इस स्थल राशि के चारों ओर एक जल राशि थी, इसका नाम था पेंथालासा। अब भाई साहब होता क्या है ना, ये पेंजिया टूटता है, यानी पूरे विश्व के जो भी भौतिक प्रदेश बनेंगे ना, वो इसी प्रोसेस से बनेंगे। अब यहां पे पेंजिया क्या होता है? टूटता है। और पेंजिया टूटता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पेंजिया टूटा और पेंजिया टूट के 2 भागों में बंट गया। एक भाग उत्तर की ओर चला गया, एक भाग दक्षिण की ओर आ गया। जो उत्तर की ओर भाग जाता है उसे कहा गया अंगारालैंड। मैं ए लिख रहा हूं, समझ जाना। और जो भाग दक्षिण की ओर आया उसे नाम दिया गया गोंडवानालैंड। लिख दूं नीचे? लिख देता हूं। यानी जो भाग दक्षिण की ओर आया उसे कहा गया गोंडवानालैंड, और जो भाग उत्तर की ओर आया उसे नाम दिया गया अंगारालैंड। क्या नाम दिया गया भाई साहब? अंगारालैंड। और इन दोनों के बीच में ये जो जल राशि थी, इस पूरी की पूरी जल राशि को भाई साहब नाम दिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, टेथिस सागर। यहां लिख देता हूं। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है टेथिस सागर। पहले क्या था? पेंजिया था। पेंजिया कितने भागों में बटा? 2 भागों में। एक भाग उत्तर की ओर चला गया, अंगारालैंड नाम पड़ गया। दूसरा भाग दक्षिण की ओर आ गया, गोंडवानालैंड नाम पड़ गया। अब सुनना समझना, इस गोंडवानालैंड से भी टुकड़े होंगे, इस अंगारालैंड से भी टुकड़े होंगे। मैं छोटे छोटे बना देता हूं। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है वो आपको ध्यान देने हैं, कि यहां एक हिस्सा रह जाता है ऐसा करके। ऐसा वर्तमान वाला अफ्रीका ये किससे बना? गोंडवानालैंड से बना। उसके बाद यहां पे ये वाला वर्तमान जो दक्षिण अमेरिका देखते हैं, ये किससे बना? गोंडवानालैंड से बना। उसके बाद बात करते हैं इधर ऊपर की ओर। ऐसे अपन बात करें, दूसरे कलर में ले लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका वाला जो भाग बनता है, ये किससे बना? अंगारालैंड से बना। उसके बाद ये ग्रीनलैंड वाला भाग किससे बना? अंगारालैंड से बना। ये पूरा का पूरा आप यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं, ये भी किससे बना? ये भी अंगारालैंड से बना। उसके बाद एशिया वाला भाग भी किससे बना? अंगारालैंड से बना। लेकिन ध्यान देंगे आप, यहां पे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, गौर करना,
यहां ये जो अंटार्कटिका देखते हैं आप, ये किससे बना? ये गोंडवाना लैंड से बना। और उसी बीच यहां पर एक प्लेट छोटी सी घूम रही थी जिसे इंडियन प्लेट कहते हैं, ये किससे बनी? गोंडवाना लैंड से। यहां ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे बनी? ये भी गोंडवाना लैंड से। अब समझने की कोशिश करना, मुद्दा भौतिक प्रदेश की शुरुआत का यहीं से बन रहा है। शेयर कर दीजिए फटाफट से, कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं जब पूरा दमखम लगा रखा है ना मैंने, तो आप भी लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी। अगर करोगे तो भाई करोगे, क्या उपाय है? ठीक है, करो यार प्लीज, हेल्प करें आप मेरी, है ना। तो ये क्या मैंने कहा? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। और इन दोनों के बीच में ये क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। अब सुनना, अब मचेगी हलचल। कैसे मचेगी वो देखेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ले पाए, चलें आगे, चलते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि यहां अभी अपन ने पढ़ा, क्या हुआ? इधर से इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट के बाद में इधर अपन ने देखा ये यूरेशिया वाला भाग था। बीच के अंदर क्या था? ये टेथिस सागर वाला भाग था, सागर था टेथिस सागर। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे ये वाली जो प्लेट है ये खिसकती यहां पहुंच गई, फिर धीरे धीरे खिसकी और खिसकती यहां पहुंच गई। जैसे जैसे ये प्लेट मोमेंट कर रही है, इन दोनों के बीच में यहां ये जो मलबा है ना, इस मलबे के ऊपर भाई साहब क्या पड़ा? दबाव पड़ा। भाई इधर से भी प्रेशर है, प्लेट है, इधर से ये प्लेट गति कर रही है, और दोनों प्लेटों के बीच में जब ये दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने के फलस्वरूप यहां पे एक बड़ा सारा क्या बन जाता है? यहां पे एक बड़ा सारा पर्वत बन जाता है। और ये जो बड़ा सारा पर्वत बनता है, इस पर्वत को अपन लोग नाम देते हैं हिमालय। क्या नाम देते हैं भाई साहब? हिमालय। प्रश्न बनेगा कि हिमालय की उत्पत्ति है। अब आप कहेंगे हिमालय क्यों भाई? वहीं से तो राजस्थान निकलेगा ना। हिमालय की उत्पत्ति हुई, ये किससे हुई? तो आपका उत्तर बनेगा हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई। किससे हुई? टेथिस सागर से हुई। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, लेकिन कैसा? नया वलित पर्वत है। अब जैसा आप अगर यहां तक समझ जाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी आपके लिए इजी हो जाएगी। कैसे? समझिएगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक इंडिया का मैप बना देता हूं। ये रहा, और इधर अपन नॉर्थ इंडिया भी बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान वाला आ गया, ऐसा करके ये इंडिया बन गया भाई साहब। अब इस इंडिया में आप मुझे एक बात बता दीजिए, समझदार प्राणी हैं, कि ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग कौन सा है? हिमालय है। ये पूरा का पूरा वाला भाग कौन सा? हिमालय। ठीक है। उसके बाद अपन लोग चर्चा करें कि ये वाला पूरा का पूरा भाग जो आपको इस कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कौन सा? तटीय प्रदेश है। बिल्कुल तटीय प्रदेश है। इसके बाद आप देखें अगर कि ये पूरा का पूरा भाग, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये कौन सा है? ये वाला पूरा का पूरा भाग प्रायद्वीप पठार है, और ये मैदान है। 4 भौतिक प्रदेश हैं भारत में। कितने हैं? 4 कौन कौन से? देखिएगा, 1 नंबर पे मैंने कहा भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। कितने हैं? 4 मुख्य रूप से, मोटा मोटी। 1 नंबर पे हिमालय, 2 नंबर पे मैदान, 3 नंबर पे प्रायद्वीप पठार, और 4 नंबर पे तटीय प्रदेश। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन सा अंगारा लैंड का है, कौन सा गोंडवाना लैंड का है, कौन सा टेथिस सागर का है? आदि आदि बातें आप मुझे बता सकते हैं। हिमालय है किससे बना? हिमालय किससे बना? फटाफट बताओ। टेथिस सागर से। किससे बना? टेथिस से। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, भारत में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। जब भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है तो राजस्थान में कहां से होगा? तो समझिएगा बात को कि हिमालय किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। मैदान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का।
प्रायद्वीप पठार किसका है? गोंडवाना लैंड का। और तटीय प्रदेश भी किसका है? गोंडवाना लैंड। भाई इतना इतना हिस्सा है, ये तो ये वाला ही है ना जो गोंडवाना लैंड का था। तो प्रायद्वीप पठार और तटीय प्रदेश गोंडवाना लैंड के हैं, जबकि बात करें अपन आपका हिमालय और मैदान टेथिस सागर के। किसके हैं? टेथिस सागर के। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, क्या राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के किन भौतिक प्रदेशों का हिस्सा हैं? समझने की कोशिश करना। ये गुलगुले टाइप ही प्रश्न है। ये यहां राजस्थान है, ये इधर से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके राजस्थान। अब राजस्थान में आप मुझे ये बताओ, क्या हिमालय दिख रहा है क्या? नहीं। राजस्थान का हिमालय से कोई लिंक है क्या? नहीं है। राजस्थान का तटीय प्रदेश से कोई लिंक है क्या? नहीं है। यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, गौर करना मेरी बात पे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर कह रहा हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के दो भौतिक प्रदेशों का हिस्सा हैं। कौन से दो का? नंबर 1 पे बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान का, और नंबर 2 पे बात करें प्रायद्वीप पठार का। राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के कौन से दो भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो आप कहेंगे नंबर 1 पे कौन सा? तो आप कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, और नंबर 2 पे प्रायद्वीप पठार। ना तो तटीय प्रदेश से अपना कोई लेना देना और ना हिमालय से अपना लेना देना। इसका मतलब जो मैदान से जुड़ा हुआ होगा वो टेथिस सागर का अवशेष हो जाएगा, और जो प्रायद्वीप पठार से जुड़ा हुआ होगा वो गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। यहां तक अगर कहानी समझ आ रही तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से। चलें आगे चलते हैं। अब अपन राजस्थान में आ जाएंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल है और विविधताओं से भरा हुआ है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थल है, दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। सीधा प्रश्न तो कई बार ये भी आ जाता है, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठार है। पहले इन दोनों की छोटी मोटी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप के ऊपर देख लेंगे। देखिएगा, प्रश्न है थार मरुस्थल। विश्व में बहुत सारे मरुस्थल है भाई साहब। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में, एक मिनट, हाँ, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल फैला हुआ है। चलो अच्छी बात है। कितने जिले आएंगे? 12। कमेंट कर दें फटाफट से, कौन से 12 जिले? राज्य के 12 जिलों में लगभग फैला हुआ है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे? 61% क्षेत्रफल पे। कितनी जनसंख्या रहती है? 40। अब 2 प्रश्न बन गए। राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भाई साहब आपका उत्तर आ जाएगा, राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है, या फिर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है? 61%। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है, लोग यहां पे ज्यादा हैं। उसके बाद अधिक पशु घनत्व वाला है, वर्षा यहां पे अधिक होती है, खनिजों की विविधता है, वनस्पति है, कृषि है, सिंचाई के साधन है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी है। भाई जैसे मरुस्थल तो सहारा सबसे बड़ा है, लेकिन वहां ज्यादा कुछ नहीं है। मरुस्थल तो अटाकामा भी उसकी अलग विशेषता है, वो बिल्कुल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। मरुस्थल तो पेंटागानिया भी, मरुस्थल तो लद्दाख भी है, लद्दाख में मरुस्थल है लेकिन वो शीत मरुस्थल है। मरुस्थल तो सोनारन भी है, एरिजोना भी है, मरुस्थल सहारा भी है, कालाहारी भी है, मरुस्थल बहुत सारे, गोबी का भी मरुस्थल है। अब भिंडी बैंगन का नहीं है मरुस्थल, गोबी का ही है। सर्वाधिक जैव विविधता आदि कारणों से विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसे कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थली भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरा कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थल, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन से हैं? अभी नेक्स्ट पेज पे मैप आएगा, उसके अंदर में और महत्वपूर्ण प्रश्न बना लूंगा। यहां इस लेवल के इतने बनते हैं, बाकी अपन और भी करेंगे।
सर्वाधिक जैव विविधता याद रखना, कितने जिलों में 12 में है, कितने प्रतिशत पे 61 पे है, जनसंख्या कितनी 40 निवास करती है, इतनी बात है। उसके बाद प्रश्न है अरावली। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ मुख्य पर्वत कौन सा? अरावली। कितने प्रतिशत पे? 9%। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब क्षेत्रफल तो 9%, जनसंख्या 10 है। दिशा पूछी जाए तो किधर से किधर फैला हुआ? दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व में। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेके उत्तर में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक कितने किलोमीटर? 692। राजस्थान में पूछी जाए तो बताएंगे 550 किलोमीटर। अगला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। जब 2 भागों में बांटती है इसीलिए इसे कहा जाता है जल विभाजक रेखा। प्रश्न आ सकता है कि अरावली को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा अरावली को कहा जाता है जल विभाजक रेखा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, राजस्थान की जल प्रणाली को 2 भागों में बांट देती है। ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो 2 भागों में बांटते, जल विभाजक रेखा। उसके बाद प्रश्न बन रहा है, अरावली राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है ही भाई साहब, प्राचीन तो है ही, ये विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमाला है, याद रखेंगे। अरावली कैसी वलित पर्वतमाला है? प्राचीन है, 7 के अंदर वलित है। अरावली वर्तमान में पहले वाले स्वरूप में नहीं है, मतलब अरावली अवशिष्ट पर्वत है भाई साहब। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। घिस गया, लगातार घिस गया, कई दिनों से घिस रहा है तो अरावली घर्षित भी है। अरावली कैसा है? घर्षित भी है, याद रखेंगे। अरावली प्राचीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट है, घर्षित है। इसके समकालीन जब प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली बना था, इस समय अमेरिका का भी एक पर्वत बन रहा था, अपलेशियन। अरावली के समकालीन पर्वत कौन सा? अमेरिका का अपलेशियन। कौन सा भाई साहब? अमेरिका का अपलेशियन। कौन सा? अमेरिका का अपलेशियन। ठीक है। अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 692 है। राजस्थान में कितनी है? 550 है। राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 80% है। कितने प्रतिशत? 80। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे अपन। ये कह रहा है यहां पे कि इस पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों में धनी है, इसीलिए तो राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं भाई साहब। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोहा, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, फाल्सपार है, वोलेस्टोनाइट है, तांबड़ा है, पता नहीं कितने खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न बन रहा है, इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को भी प्रभावित करती है, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कितने मीटर है? 1722 मीटर है कहां पे? याद रखेंगे माउंट आबू में। कहां पे है? माउंट आबू में। कितने मीटर ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। राजस्थान में जो अरावली की चोटियां है ना, इन चोटियों की मैं एक ही ट्रिक बताता हूं, वही आपको बता दूं। अगर आप याद कर लो तो कर लोगे क्या? बताओ देखें, कर लोगे? चलो ठीक है। एक ही लाइन याद करनी है, वो ये करनी है, गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। बस इतना याद कर लो, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही, कम ही सही। सबसे ऊंची गुरु शिखर है, कितनी है? याद रखना है, सबसे ऊंची गुरु शिखर है, यह है 1722 मीटर। अगर इसके ऊपर दत्तात्रेय मंदिर है, उसकी को मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1727 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहा जाता है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं का ओलंपस भी कहा था। है कहां पे? सिरोही के अंदर। शेर कहां पे भाई साहब? सिरोही में। शेर की कितनी याद रखनी है? आप याद रखें, शेर 1597 मीटर। दिलवाड़ा कहां पे? सिरोही में। कितनी याद रखनी है? 1442 मीटर। फुट नहीं है, मीटर है। जरगा, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी भाई साहब जरगाई,
जरगा की कितनी याद रखें? 1431 मीटर। कितनी? 1431 मीटर। अचलगढ़ की कितनी है? तो याद रखेंगे 1380 मीटर। अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर। कुंभलगढ़ कहां पे है? अचलगढ़ सिरोही में जानते हैं आप। कुंभलगढ़ कहां पे? राजसमंद में। कुंभलगढ़ की कितनी है? 1224 मीटर। और भी हैं जैसे जयराज 1090 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 है, मालखेत 1052 सीकर में, लोहारगढ़ 1051 है, संबारिया 1034 है, ऋषिकेश 1017 है, कमलनाथ 1000 है। बहुत सारी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और डिटेल में अगर आप इस क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो भौतिक प्रदेश का पहले से डाला हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट है, वो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लाइव के बाद में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भौतिक प्रदेश के डिटेल वीडियो हर एक पार्ट के अच्छे ढंग से डाले हुए हैं, वहां से भी आप इनको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब देखिएगा भाई साहब, ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, आप देख रहे हैं। इसमें आपको इतना देखना है, अभी देखा जैसे कि आपने, ये यहां पे मरुस्थल है, एक मिनट, हां, ये यहां पे देख पा रहे हैं, इतना इतना ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, और मरुस्थल के भाग बना दिए दो, एक ये और एक ये। पहला प्रश्न, मरुस्थल के कितने भाग बनाए? दो बनाए। कितने बनाए भाई साहब? दो बनाए। अब दो कौन कौन से बने? इस वाले मरुस्थल को, जो इधर दिख रहा है आपको पीला पीला पूरा का पूरा, इस मरुस्थल को नाम दिया जाता है शुष्क मरुस्थल। क्या नाम देते हैं? शुष्क मरुस्थल। और ये वाला जो मरुस्थल आप देख रहे हैं, इस मरुस्थल को मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहला प्रश्न तो यही बना लेंगे कि मरुस्थल को, पूरा मरुस्थल है, मरुस्थल को राजस्थान से अलग बांटने वाली समवर्षा रेखा, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आ सकता है। मरुस्थल को राजस्थान से अलग करने वाली समवर्षा रेखा, तो आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 500 मिलीमीटर होते हैं, तो यहां आप कर सकते हैं 500 मिलीमीटर। यानी राजस्थान जो है, इस राजस्थान को पूरे अपने इससे मरुस्थल को राजस्थान से बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी? तो आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा वो कौन सी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात ये आती है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? भाई साहब सुनिए, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है वो होगी 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 250 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। अब एक बार प्रश्न आ गया, वहां आया कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, और 50 सेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं था, वहां 40 भी था, 60 भी था। तो आप 60 नहीं करेंगे, आप वहां 40 कर देंगे। 60 नहीं कर सकते गुरुजी, 10-10 का ही तो फर्क है, दोनों में कर दे। नहीं, 50 से ज्यादा वर्षा होने का मतलब यह है, ध्यान देना मेरी बात पे, वो मरुस्थल में शामिल नहीं होगा। और यहां ये जो वर्षा रेखा है मरुस्थल के भाग को राजस्थान के अन्य भाग से अलग कर रही है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि मरुस्थल जो अपना है, इसकी पूर्वी सीमा कौन सी है? वो भी 50 सेंटीमीटर आएगा। मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। राजस्थान के बीचों बीच से गुजरने वाली कौन सी? 50 सेंटीमीटर। मिलीमीटर याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 500 मिलीमीटर। ये तो गुरुजी वर्षा रेखा से प्रश्न बन रही है। अब ये जो शुष्क मरुस्थल है, इसमें भाई साहब गौर करना, दो पार्ट कर दिए यहां भूगोल वेताओं ने। एक वाले को कह दिया बालू का स्तूप प्रदेश, दूसरे को कह दिया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ध्यान देना, यानी ये जो बाकी दिख रहा है आपको, ये तो है बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप प्रदेश। और ये जो इतना इतना भाग दिखाई दे रहा आपको, इतना इतना, ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बनेगा कि बालू का स्तूप रहित जो क्षेत्र है, मुक्त प्रदेश है, ये कितने प्रतिशत पे है? ये प्रश्न आया है, अधीनस्थ चयन बोर्ड ने पूछा है, और भी पूछ सकते हैं, औरों के थोड़ी कोई दिक्कत आएगी। ये 41.50%। यानी आप मान के चलें, ये जो शुष्क मरुस्थल वाला है, इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है, ये कितना है? प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 41.50। जबकि बालू का स्तूप प्रदेश 58.50%। मुक्त का मतलब ये चट्टानी क्षेत्र है,
यहां चट्टानी संरचनाएं पाई जाएंगी, जबकि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब यहां रेत के टीले पाए जाते हैं। ये दोनों बात आपको याद यहां पे रख लेनी। इसके बाद में बालू का स्तूपों के प्रकार से प्रश्न आ सकता है। बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, बरखान या जूती के आकार का बालू का स्तूप है, सबसे खतरनाक होता है, परवलयिक बालू का स्तूप है, स्टार टाइप बालू का स्तूप है, नेबखा बालू का स्तूप है, सब्र काफीज है, नेटवर्क है, उर्मिका है, पेराबोलिक है। इनकी डिटेल क्लास मैंने कह दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहां मिल जाएगी। ठीक है, मोटा मोटी इतना याद रखेंगे। दूसरी बात, अर्ध शुष्क वाला जो है, इसमें कितने पार्ट बनेंगे देखते हैं। ये बातें समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं, चलते हैं। अर्ध शुष्क वाले में आपको याद रखना है मित्रों, अर्ध शुष्क प्रदेश में 4 भाग आ जाएंगे। ये थोड़ा 1 मिनट, अर्ध शुष्क में कितने भाग आ जाएंगे? 4 भाग आ जाएंगे। एक घग्गर का मैदान, एक हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, एक हो गया लूनी बेसिन, और ये बीच में हो गया नागौरी उच्च भूमि। कौन सी उच्च भूमि? नागौरी उच्च भूमि। अब यहां एक एक से प्रश्न बनाए। घग्गर के मैदान से प्रश्न बनाना, इसे धान का कटोरा, अनाज का कटोरा अपन लोग कहते हैं। ये हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों में फैला हुआ, इतना याद रखना है। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली, पाट, किनारा कहते हैं। अब आंतरिक प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश का दूसरा नाम आता है अंतः प्रवाह प्रदेश। प्रश्न बन सकता है कि अंतः प्रवाह प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से क्या है? एक तो याद रखना, यहां जोहड़ क्या है? अनावृत जो कुएं हैं ना, इन कुओं का स्थानीय भाषा में नाम क्या आता है? जोहड़ आता है। दूसरी बात, इसके अंदर बीड़ शब्द आएगा एक। अब देखना, एक तो बीहड़ है, बीहड़, एक बीड़। बीहड़ चंबल नदी बनाएगी, उत्खात स्थला करती, जबकि बीड़ है, ये क्या है? ये शेखावाटी प्रदेश की घास की निम्न भूमियां हैं। जोहड़ यहां के कुओं का नाम स्थानीय भाषा में, जो कच्चे कुएं होते हैं, और जोहड़ का आंतरिक भाग चोभी कहलाता है, चोभी। गुरुजी बीड़ में भी फर्क हुआ कि वह बीड़ बीहड़ अलग है, जहां लाठी में और डांग में फर्क हुआ है। लाठी सीरीज अलग क्षेत्र है जैसलमेर में, भूगर्भ ये मीठे जल की पट्टी का, जबकि डांग करौली में उत्खात भूमि को ही कहते हैं। उसी प्रकार बीड़ और बीहड़ में फर्क है। उसके बाद प्रश्न बनेगा, यहां और विशेष क्या है? यहां सर का मतलब है पानी एकत्रित होने वाले क्षेत्र हैं, सालासर, मलसीसर, शोभासर, पार्वतीसर, लोडसर आदि आदि सर है यहाँ। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? याद रखेंगे, आंतरिक अपवाह जो प्रदेश है, यहां छोटे मोटे रन भी पाए जाते हैं, जैसे ताल छापर का रन, पडिहारा का रन। ये कहां है? शेखावाटी प्रदेश में। अब डीडवाना वैसे तो नागौर में आता है, लेकिन अगर भौतिक प्रदेश में देखें तो ये शेखावाटी प्रदेश का हिस्सा आएगा। नागौरी उच्च भूमि, एक विशेष प्रश्न याद रखना, यहां के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड के पानी से क्या होता है? दांतों के अंदर पीलापन आ जाता है, हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, दांत पीले हो जाते हैं, कुबड़ जाता है शरीर। इसीलिए इस पट्टिका को कुबड़ पट्टी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के कौन से भाग में कुब्बड़ पट्टी का विस्तार है? कुब्बड़ पट्टी का दूसरा नाम आएगा, राजस्थान के कौन से भाग में हॉन्च बेल्ट है? राजस्थान के कौन से भाग को बांका पट्टी कहते हैं? तो मित्रों ये सारे एक ही नाम है, रामू कह दो, रामोड़ो कह दो, रामियो कह दो, एक ही नाम। कुब्बड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट, बांका पट्टी एक ही नाम है। हार्ड बिल्कुल कुबड़ जाए, दांत पीला पड़ जाए, ठीक है, कितने ही सेंसोडाइन के रगड़ के दे लो, डांट तो पीड़े के पीड़े ही रहेंगे। कहां पे? एक जिला पूछा जाए तो नागौर, 2 जिले पूछे जाए तो नागौर और अजमेर दोनों। ये इतनी बात याद रखनी है। लूनी बेसिन में याद रखेंगे, गोड़वाड़ क्षेत्र है जो आपका स्पेशल रूप से लूनी नदी का अपवा वाला क्षेत्र है। मुख्य रूप से इसके अंदर बाड़मेर का भाग है, कुछ जालोर का भाग है, कुछ पाली का भाग शामिल किया जाएगा। ये होगी कौन से प्रदेश की बातें? तो याद रखेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश की बातें। कौन से प्रदेश की बातें? अर्ध शुष्क प्रदेश की बातें हैं। वैसे अगर देखा जाए ना तो मरुस्थल के 4 भाग बनते हैं। एक को तो अपन कहते हैं महान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहते हैं भाई साहब? महान मरुस्थल। उसके बाद में एक आ जाता है चट्टानी प्रदेश, उसके बाद में एक आता है लघु मरुस्थल, और फिर आता है अर्धशुष्क मरुस्थल। तो ये 4 भाग मरुस्थल के किए जा सकते हैं। अब विशेष और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मरुस्थल से, ध्यान देंगे। मरुस्थल के अंदर एक लाठी सीरीज क्षेत्र आती है। कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज कहां पे? मरुस्थल के अंदर है। उसके बाद चांदन नलकूप कहां पे? जैसलमेर में, थार का घड़ा कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न आ जाए सम क्या है? यहाँ वनस्पति रहित गांव है। पीवणा क्या है? यहाँ का रेगिस्तान का जहरीला सर्प है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां पे? जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे पलाया झीलें पाई जाती हैं, अस्थायी झीलें। यहाँ रन है जैसे बाप का रन जोधपुर में, थोब का रन बाड़मेर में, कन्नौड़, बाकरी, बरमसर जैसलमेर में। यहाँ खड़ीन पाई जाती हैं।
खड़ने योग्य भूमि खड़ीन, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित पद्धति, जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण नायाब तरीका। प्रश्न आ जाए कहां पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। ये मरुस्थल की मोटा मोटी सी बातें अपन ने कर ली। अब देखिएगा, मरुस्थल के बाद अपन बात करते हैं अरावली की। पहली बात, अरावली से प्रश्न ये बनेगा कि अरावली जो है, अरावली कैसा प्रदेश है? तो मित्रों गौर करना, अरावली से प्रश्न बना रहे हैं अपन, अरावली कैसा प्रदेश है? अरावली कैसा प्रदेश है? तो ध्यान देंगे, अरावली है ये विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, अवशिष्ट है, ये आपका वर्तमान में अवशेष के रूप में अवशिष्ट है, घिस रहा है लगातार, तो कैसा प्रदेश है? घर्षित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? घर्षित। यहां याद रखेंगे कितना प्रतिशत क्षेत्रफल? 9। जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 10। जनसंख्या कितनी है? 10। अरावली है, इसकी तुलना अपन करते हैं अमेरिका के एप्लेसियन पर्वत से। अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। अवशेष किसका? गोंडवाना लैंड का है। उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई? प्री कैम्ब्रियन में। ये दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व। एक विशेष बात देख रहे हैं आप, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसकी चौड़ाई कम हो रही है, इसकी चौड़ाई भी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है। सबसे ऊंची चोटियां यहां पे दक्षिण अरावली की, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहीं पे। मध्य अरावली के अंदर याद रखेंगे टोडगढ़, कहां पे? आपका अजमेर के अंदर। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली में टोडगढ़ या मोराइजी है, 933 मीटर है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सीकर के अंदर 1055 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं कौन सी? आपका गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली की लंबाई टोटल 692, राजस्थान में 550 है। अगर इसकी एवरेज हाइट पूछी जाए तो याद रखना 930 मीटर है। कितने मीटर है भाई साहब? 930 मीटर इसकी क्या एवरेज हाइट? अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? 930 मीटर है। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे? उदयपुर के अंदर है। सबसे कम विस्तार कहां पे? अजमेर के अंदर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पे? सिरोही में। सबसे कम ऊंचाई कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा अजमेर के अंदर ऊंचाई। उसके बाद में, इसके बाद अगर अपन मैदान की बात करें तो मैदान किससे बना हुआ है? याद रखेंगे मैदान किससे बना हुआ है? नदियों से बना हुआ भाई साहब। नदियों में नीचे वाले को माही का मैदान कहते हैं। ये बनास बेसिन आ गया, ये चंबल बेसिन आ गया, ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? 23 पे। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। माही है, ये गंगा का हिस्सा नहीं है। माही गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे के सारे गंगा नदी तंत्र के। प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है, लेकिन माही बेसिन नहीं है। और इसी में माही बेसिन में याद रखेंगे नीचे जो आपका प्रतापगढ़ के पास वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, इसे कहते हैं 56 का मैदान। क्या कहते हैं भाई साहब? इसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये कहां पे? माही बेसिन में। बनास में एक ही बात याद रखनी है, यहां पे स्पेशल क्या होता है? यहां पे खस नाम की घास होती है, जो टोंक, सवाई माधोपुर और स्पेशल रूप से आपका कुछ भरतपुर, धौलपुर के अंदर भी होती है। टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर 3 जिलों के अंदर खस घास होती है, सुगंधित भी होती है, मीठी भी होती है, इत्र वगैरह बनाया जाता है। बाणगंगा बेसिन से कोई विशेष बात नहीं याद रखनी। और चंबल बेसिन में उत्खात भूमि याद रखनी है। बेडलैंड टोपोग्राफी कहां पाई जाती है? तो आपका उत्तर आएगा चंबल के अंदर पाई जाती है। चंबल के अंदर बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है। हाड़ौती का पठार याद रखेंगे। हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है ये आपका कितने भागों में बटा हुआ है? एक मिनट। हाँ, तो हाड़ौती के प्रदेश ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक आप देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे को क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। लेकिन इस हाड़ौती प्रदेश के अपन 2 पार्ट कर सकते हैं। कितने पार्ट कर सकते हैं भाई साहब? 2। अब फटाफट से बताओ कि हाड़ौती प्रदेश के 2 पार्ट कौन कौन से अपन लोग कर सकते हैं? एक को कर सकते हैं विंध्यन कगार भूमि, यानी मैं अलग कलर दे देता हूं थोड़ा, यहां से लेके और ये इस प्रकार से जो भाग जा रहा है, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा? तो आपका उत्तर आएगा, इसे कहेंगे विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहां से कहें? चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा से लेकर के और बिहार के सासारामा क्षेत्र तक विंध्यन कगार भूमि फैली हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दक्कन कगार भूमि। क्या कहेंगे? दक्कन कगार भूमि। दोनों में विशेष विशेष एक एक प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? इतना ही याद रखना है कि दक्कन कगार भूमि में कैसा पत्थर मिलेगा? सलेटी पत्थर रूपी संरचना मिलती है, जबकि विंध्यन कगार भूमि में
कौन सा पत्थर मिलेगा? बलुआ पत्थर मिलेगा। विंध्यन कगार भूमि में बलुआ पत्थर और आपका यहाँ पे कौन सा? सलेटी पत्थर। बाकी यहाँ पे और भी छोटे छोटे हैं, जैसे आपका शाहबाद का क्षेत्र है, झालावाड़ है, डग गंगधर है। इनकी विस्तार से जानकारी के लिए बताया तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो है डिटेल क्लासों का, वहां आप देख सकते हैं। एक बार मैं इन चारों को एक बार रिपीट करता हूं, फटाफट से बताते चलेंगे। मरुस्थल किसका अवशेष है? तो आपका उत्तर आएगा, मरुस्थल जो अवशेष है वो है किसका? टेथिस सागर का। किसका है भाई साहब? टेथिस सागर। अरावली किसका अवशेष है? तो याद रखेंगे गोंडवाना लैंड का। उसके बाद फिर प्रश्न बनेगा, मैदान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। फिर प्रश्न बनेगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका है? तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का। टीजी ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे फैला हुआ है? 61% क्षेत्रफल है और 40% क्या है? जनसंख्या है। ये कितने प्रतिशत पे फैला हुआ है? 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या। ये 23% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या। ये 7% क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या। ये भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ये फिर मैदान का हिस्सा है और ये फिर से किसका है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, देखिएगा। अब प्रश्न बनेंगे इसमें, पूर्वी मैदान से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पूर्वी मैदान, इसमें प्रश्न बना रहा है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का प्रवाह है। राज्य के 23% भाग पर है। चंबल नदी के आसपास कोटा से लेकर धौलपुर तक है। नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया। चंबल के बीहड़ डांग या उत्खात बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं और लगभग 40% आबादी निवास करते, 39 आ गए। सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला मैदानी प्रदेश है। इसमें भी सबसे ज्यादा जनघनत्व पूछे तो आप कहेंगे बाणगंगा बेसिन। दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य में माही उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। इसे कहते हैं छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं? इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार में कह रहे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हड़ौती का पठार भी कहा गया। मिट्टी कैसी होगी? यहाँ पे लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है, ज्वालामुखी से बना हुआ क्षेत्र है, जो उपजाऊ है, 7% भाग में फैला है। जनसंख्या भी आपको बताइए कितने निवास करती है? तो याद रखें 11% निवास करती है। इसके बाद राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख हैं सिरोही का उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद माउंट आबू का पठार है। उदयपुर और राजसमंद में स्थित भोराट का पठार है। अब यहां से प्रश्न बनेंगे कि भोराट का पठार, भोमट का पठार, ऐसे प्रश्न आएंगे। उदयपुर, राजसमंद, ऐसा ना के कई बार आ जाता है कि गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच कौन सा फैला हुआ है? भोराट का पठार फैला हुआ है। अगर बात की जाए, यह आपका जैसमंद झील है, इसके पूर्व में कटाफटा पठारी प्रदेश है। इसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा, इसे लासड़िया का पठार कहते हैं या फिर इसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। स्पेशल आएगा प्रश्न की जैसमंद झील के पूर्व में जो पठारी प्रदेश है इसको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार कहा जाता है। किसे जी? तो आप कहेंगे ये कहा जाता है जैसमंद झील के पूर्व की ओर जो क्षेत्र है उसको। ठीक है, तो ये लसाड़िया का पठार। ठीक है, भोराट का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार याद रखेंगे। सिरोही में कुछ कटी फटी पहाड़ियों से भाकर कहते हैं। सिरोही से लेकर उदयपुर के बीच वाले क्षेत्र को भोमट का पठार कहते हैं। मुख्य रूप से ये दोनों आते हैं। ठीक है, एक तो आता है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच कौन सा? भोराट का पठार है, और एक आपका जैसमंद झील के पूर्व में कौन सा? लसाड़िया का पठार है। ये बातें अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। अब कुछ एक जलवायु की बातें हैं। जलवायु की जो बातें हैं उनमें भी अपन देख लेते हैं, लेकिन जलवायु वाली बातें हैं, जलवायु और जो ऋतु चक्र है इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नई क्लास में नई जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।